नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर प्रकाशित की जाती है उस करंट अफेयर पर चर्चा कर लेंगे। साथ में स्टैटिक जीके भी चर्चा करेंगे। कोई भी परीक्षा हुई जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट अफेयर की। जो भी स्टैटिक भी पूछी जाती है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछी जाती है। तो आइए स्टैटिक भी जान लेंगे थोड़ा सा और करंट अफेयर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला दिया है, किसके द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया गया। तो यहाँ पे बताना है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है जगत प्रकाश नड्डा मतलब जेपी नड्डा के द्वारा। और ये क्या है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ही, ये भी याद रखिएगा। और ये कब से कब तक चलेगा तो 1 जुलाई 2024 से शुरू होता है और 31 अगस्त 2024 तक चलेगा, ये भी याद रखिएगा। और इसमें लाभ किसको मिलेगा तो जो है डायरिया वाले बच्चों, जो 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको जिंक की गोलियां दी जाएंगी और क्या दिया जाएगा तो ORS दिया जाएगा। तो याद रखिएगा क्या क्या दिया जाएगा इसमें जो अभियान शुरू किया गया है और कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा तो 5 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला दिया है किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। यहाँ पे बताना है किसने हासिल की तो लद्दाख ने हासिल की, ये भी याद रखिएगा। कितनी लगभग प्रतिशत हासिल की तो 97% लगभग साक्षरता जो है हासिल की, ये भी याद रखिएगा। और ये कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा संचालित किया गया तो ये संचालित किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया, ये भी याद रखिए। तो महत्वपूर्ण बन जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम जो है संचालित किया है। यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है वो किसके द्वारा संचालित किया गया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। इसकी अवधि क्या रहेगी तो वो उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी अवधि जो रहने वाली है वो कब तक रहने वाली है तो 2022-23 से लेके 2026-27 के लिए अवधि है इस कार्यक्रम की, ये भी याद रखिए। और इसमें लाभार्थी कौन होंगे तो 15 वर्ष के अधिक जो निरक्षर होंगे उसके लिए ये जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। आगे जानते हैं। आगे दिया भारत ने किस 13वें प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी। तो कौन सा बंदरगाह है तो बधावन बंदरगाह है और ये कहाँ पड़ता है तो पालघर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे बंदरगाह और कौन से प्रमुख 13वें नंबर का बंदरगाह, ये भी याद रखिए। और कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है बंदरगाह ये कहाँ पे पड़ता है तो महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। इसमें कुल प्रवेश कितना आवंटित किया गया है 76,200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो अगला जो दिया है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों के संग्रहालय के निर्माण में टाटा सन्स के साथ हरी झंडी दिखाई, मतलब जो है जो मंदिरों के संग्रहालय के साथ टाटा सन्स के प्रस्ताव के साथ उन्होंने हरी झंडी दी तो अयोध्या में दी, ये याद रखिएगा। मंदिरों के संग्रहालय का निर्माण कराने के लिए टाटा सन्स के साथ मतलब साझेदारी की है, मतलब समझौता किया है। और इसमें लागत कितनी होगी तो 750 करोड़ रुपए लागत होगी, ये भी याद रखिएगा। और इसको वित्त पोषित किसके द्वारा किया जाएगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको वित्त पोषित किया जाएगा वो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष मतलब टाटा सन्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। आगे बात करें तो आगे जानते हैं जो संग्रहालय बनाए जाएंगे उसमें भूमि भी जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे संग्रहालय बनेंगे वहाँ पे भूमि भी आवश्यकता पड़ती है। तो भूमि कहाँ से ली जाएगी तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो भूमि जो ली जाएगी वो संग्रहालयों के लिए जो भूमि पर्यटन विभाग है उसके द्वारा एकमात्र रुपए का टोकन पे मूल्य पे जो भूमि ली जाएगी पट्टे पे, और कितने वर्ष के लिए ली जाएगी तो 90 वर्ष के लिए पट्टे पे भूमि ली जाएगी सिर्फ 1 रुपए की टोकन पर, ये भी याद रखिएगा। कितने वर्ष के लिए ली जाएगा पट्टे पे ली जाएगी, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। आगे दिया है ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है। यहाँ पे बताना है जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसने किसके साथ समझौता किया है तो ये जो समझौता किया है बेबू प्रोजेक्ट LLP ने। और इसका मतलब ये कंपनी किसकी है तो बोनी कपूर फिल्म निर्माता है और आशीष भूटानी इनकी कंपनी, इनके साथ समझौता किया है। कहाँ तो नोएडा जो ग्रेटर नोएडा उसमें फिल्म सिटी बनाने के लिए, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने किसके जीव समाधि के विश्राम स्थल पर अन्य दामन
अन्न प्रदक्षिणम को पुनः शुरू करने की अनुमति दी। तो कहाँ किसको दी? तो नेहरू, सतगुरु, सदाशिव, ब्रह्मोंद्र इनको दी। और ये क्या है? तो ये कब दी मंजूरी? तो ये जो है 28 जून 2024 को मंजूरी दी, ये भी याद रखिएगा। और इस प्रथा को भारत के संविधान में किसके अंतर्गत रखा गया? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 25(1) है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने किस योजना की घोषणा की? यहाँ पे बताना है महाराष्ट्र सरकार ने किस योजना की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। कब शुरुआत की है? तो 29 जून 2024 को शुरुआत की है। और इसमें लाभार्थी कौन होंगे? तो 21 से 65 वर्ष की जो महिलाएं हैं 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये किसकी सरकार की योजना है? तो महाराष्ट्र सरकार की, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें 24 जून 2024 से किस लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा? तो ये जो है 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसका सत्र शुरू होगा, क्योंकि वहां पे मंत्रिपरिषद भी गठित हो गई, प्रधानमंत्री ने शपथ भी ले ली, अब सत्र शुरू होगा। तो ये 18वीं लोकसभा थी। अगर आप 18वीं लोकसभा के बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं या मंत्रिपरिषद के बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, और अगर आप कमेंट करके बताइए तो हम फिर से आपको रिविजन करा देंगे। आगे दिया है मिशन अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? यहाँ पे बताना है कौन सा राज्य जो है वो टॉप पे रहा है। तो ये जो रहा है वो उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में भी पूछ लिया जाए कौन सा जिला टॉप पे रहा है तो गाजियाबाद रहा है, ये भी याद रखिए। और दूसरे नंबर पे जो रहा है वो मध्य प्रदेश रहा है। तो यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा कौन सा योजना है? तो कौन सी योजना है? तो ये जो है मिशन अमृत सरोवर योजना है। इस पे टॉप पे जो रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में भी पूछ लिया जाए कौन सा जिला टॉप पे रहा है तो ये गाजियाबाद रहा है। फिर आगे बात करें भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसने 2 मानक पेश किए? तो किसने पेश किए और कब पेश किए? तो 22 जून 2024 को पेश किए। किसने पेश किए? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये पेश किए गए। कौन कौन से मानक हैं जान लेते हैं, कौन कौन से मानक हैं। तो यहाँ पे 2 मानक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मानक दिए हैं वो एक मानक दिया IS 18590 दिया है, और दूसरा मानक जो है IS 18606 दिया है। ये दोनों मानक हैं, किसके द्वारा पेश किए गए? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये पेश किए गए, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें किसने नागरिक विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता पर परामर्श पर पत्र जारी किया? तो किसने जारी किया? तो नागरिक विमानन महानिर्देशालय ने जारी किया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो 2025 तक जो है विभिन्न पदों पर महिलाओं को 25% जो है भागीदारी होगी। आगे बात करते हैं। आगे दिया है महत्वपूर्ण है किस राज्य ने स्नातक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अपनी तरह का पहला केंद्रीकृत प्रवेश पोर्टल लॉन्च किया? तो किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, इसने लॉन्च किया है कि जो है स्नातक जो होगा उसमें केंद्रीकृत एक प्रवेश पोर्टल लॉन्च किया है। और ये महत्वपूर्ण बन जाता है, जो भी लॉन्च करने वाली चीजें है वहां से प्रश्न 100 में 100% परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। फिर आगे दिया है शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में किया? तो के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया, ये भी याद रखिए। और इस समिति में सदस्य कितने होंगे? तो एक समिति में 7 सदस्य होंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो समिति गठित हुई है उसमें कितने सदस्य होंगे? तो 7 सदस्य होंगे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पे जो घोषित किया गया है वो कोझिकोड, एक केरल का है, इसको घोषित किया गया है, ये भी याद रखिए। और 2023 में इसको शामिल किया गया था, ये भी याद रखिए। और ये जो है घोषित कब किया गया? तो 23 जून 2024 को घोषित किया गया। ये अभी हाल ही में 26 जुलाई को मोइदम जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। एक सांस्कृतिक स्थल है मोइदम, ये भी याद रखिए। और इसको शामिल कब किया गया? 26 जुलाई 2024 को शामिल किया गया। और मोइदम जो है वो असम का स्थल है, ये भी याद रखिए। अब टोटल अगर पूछ लिया यूनेस्को की सूची में जो विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल हो चुके हैं? तो 43 स्थल हो चुके हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो क्या है? तो प्राकृतिक हैं। और सांस्कृतिक कितने हैं? तो सांस्कृतिक जो हो गए हैं
वो कितने हो गए, 35 हो गए। और एक जो है वो मिश्रित स्थल है। तो यहाँ पे जो स्थल भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए। अगर आप मोइदम के बारे में फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अभी चैनल पे हाल ही में अपलोड की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कितने स्थल हो गए, उसकी बाकायदा लिस्ट दिखाई है। तो आप चैनल पे जाइए, देखिए जाके। फिर आगे दिया है 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी किसने की, तो ये जो भारत ने की। अब यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा। भारत अगर किसी की अध्यक्षता करता है, किसी संगठन की, या किसी में भाग लेता है, तो वहां से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो 25 से 27 जून 2024 के बीच हुआ, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, तो 30 देशों ने भाग लिया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें इसका मुख्य जो विषय क्या था, तो मुख्य विषय था, सभी चीजें नहीं पढ़नी होती, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती वही पढ़नी होती। तो इसका जो बैठक का मुख्य विषय था वो चीनी जैव ईंधन उभरते परिदृश्य, मतलब कुल मिला के हरित ऊर्जा पे बात हुई है, ये समझ लीजिए आप। और अभी G7 सम्मेलन हुआ था जो इटली में, वहां पे भी यही बातें हुई हैं कि मतलब जैविक खेती करना या जैविक हरित ऊर्जा उत्सर्जन करना, इस तरीके से बातें हुई हैं। कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए जो भी सम्मेलन होता है उसमें हरित जो ऊर्जा है उसके बारे में जरूरी ही बात होती है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर किसे विश्व शिल्प नगर के रूप में मान्यता दी गई, तो ये कौन सा शहर है, तो ये जो है वो श्रीनगर है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कब दी गई, तो 24 जून 2024 को दी गई, ये भी याद रखिए। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर आगे बात करें तो इसको जो मान्यता दी गई है वो किस क्षेत्र में दी गई, तो हस्तशिल्प और हथकरघा। फिर इससे पहले भी जो शहर है भारत के, कुछ शहरों को शिल्प नगर का दर्जा दिया गया। तो इसमें जो है मामल्लपुरम है, ये तमिलनाडु का है, जयपुर है राजस्थान का, मैसूर जो है कर्नाटक का है। इनको 3 शहरों को मान्यता दी गई थी। अब चौथा शहर जो बन गया है वो श्रीनगर बन गया है, ये भी याद रखिए। चौथा शहर जो है वो कौन सा बन गया है, तो श्रीनगर बन गया है, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई, विश्व शिल्प परिषद की, तो 1964 में हुई। और किसके द्वारा की गई, तो तीन महिलाओं के द्वारा की गई, एलिन ओसबोर्न, वेंडरबिल्ट वेब और मार्गरेट पेज। और कौन थी, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये 3 महिलाएं थी, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं। आगे दिया है बांग्लादेश के किस आतंकी संगठन के आतंकी को दुर्गापुर की एक अदालत ने 14 दिनों की विशेष कार्यबल की हिरासत में भेजा, तो किसको भेजा, तो आतंकी हारेज शेख को भेजा। तो इसको भेजा है, ये याद रखिए। हारेज शेख जो है किस संगठन का आतंकी है, तो ये जो संगठन है वो अंसार अल इस्लाम, इसका ये संगठन का नाम है, और इस संगठन का ये जो है वो आतंकी है। आगे दिया है विज्ञान पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय रहा है, तो यहाँ पे अग्रणीय जो राज्य रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है, ये भी याद रखिए। ये रिपोर्ट कब जारी होती है, तो 26 जून 2024 को जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश भारत के संपीड़ित बायोगैस का कितना प्रतिशत उत्पादन कर सकता है, ये जो है वो कितना कर सकता है, तो 24%, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें उत्तर प्रदेश के जैव ऊर्जा नीति के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है आवंटित किया गया है, तो ये 750 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कितना रुपए आवंटित किया गया है जैव ऊर्जा नीति के लिए, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। आगे दिया है यूएन द्वारा 1 जनवरी 2024 को महिला कैबिनेट मंत्रियों की संख्या के आधार पर बनाई गई सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बताना है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो महिलाएं हैं कैबिनेट मंत्री, उसकी सूची एक जारी की गई, उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 171 नंबर मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए भारत में कितनी जो है कैबिनेट मंत्री हैं और कितने प्रतिशत हैं, तो 6.5% जो है वो महिलाएं हैं। कहाँ है कैबिनेट मंत्री, भारत में, ये भी याद रखिएगा। फिर अब बात करें इस सूची में प्रथम स्थान जो है वो किसका है, तो फिनलैंड का है। कितने प्रतिशत जो भागीदारी है महिलाओं की, तो 63.2% जो है वो भागीदारी प्रथम स्थान है। और भारत का स्थान याद रखना। आगे देख किस राज्य में कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया,
तो ये राज्य आपको पता ही होना चाहिए, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वहीं शुरू किया गया होगा। तो ये जो है वो कहाँ शुरू किया गया, झारखंड में शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, किस देश में इंडिया अफ्रीका पोर्टल लीडरशिप मीट का आयोजन हुआ, तो ये किस देश में हो, तो अपने भारत में हुआ, ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक हुआ, तो 21 से 25 जून 2024 के बीच हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे जानते हैं। तो आगे जो दिया है, किस राज्य के मंत्रियों को आयकर का भुगतान खुद करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो है जो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। कब ये रिपोर्ट बताई, तो 25 जून 2024 को बताई, ये भी याद रखिएगा। इसमें और क्या विशेषताएं हैं, तो जान लेते हैं और विशेषताओं के बारे में इसमें। तो और जो विशेषताएं हैं इसकी, तो इसमें जो है इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत मंजूरी कब मिली, तो राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई, उसमें मंजूरी दी गई, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले 1972 में ही भी एक मध्य प्रदेश में ये नियम था कि मतलब जो आयकर विभाग का भुगतान जो मंत्री है खुद करना पड़ेगा। तो ये कौन सा आयकर अधिनियम था, तो 1961 था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, मंत्रियों के वेतन और भत्ते पे जो आयकर है वो जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने कितने वर्षों के बाद बदला है, तो 52 वर्षों के बाद बदला है, ये फिर नियम, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, तो किस राज्य ने दी, तो ये जो है मध्य प्रदेश है, ये भी याद रखिए। और मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, मतलब कि ये मान लीजिए 11 जिलों से सीमा साझा करता है, कौन, मध्य प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, वहां स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, तो आगे विशेषताएं हैं इसकी कुछ, तो विशेषताएं देख लेते हैं। जो विशेषताएं दी हैं, प्रत्येक उत्कृष्टता महाविद्यालय में पारंपरिक भारतीय ज्ञान के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर आगे दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके तहत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, तो ये किसके तहत दी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दी, ये भी याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण बन जाता है किसके तहत ये जो है वो खोलने की स्थापना की बात की है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट आधारित टोलिंग ये किया गया। कब किया गया, तो 26 जून 2024 को किया गया। फिर इसमें विशेषता क्या है, तो ये आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ये भी याद रखिएगा। आयोजन कहाँ पे किया गया, ये याद रखना है। तो आगे जो दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किन के लिए किफायत आवास की एक योजना है, तो ये जो है वो शहरी गरीब के लिए योजना है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है बताया कब है, 26 जून 2024 को बताया की गई थी। ये जो लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी, बढ़ाया गया है, तो ये जो है दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये योजना कब लॉन्च की गई थी और ये किसके लिए योजना है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, डाक विभाग के 10 रुपए के लिफाफे पर किसकी फोटो छपेगी, तो ये जो फोटो छपेगी जौनपुर की इमरती की फोटो छपेगी, तो ये याद रखिएगा किसकी फोटो छपेगी। फिर आगे बात करें, केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्य का क्या नाम के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब जो केरल है उसका नया नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका जो नया नाम रखा जाएगा वो केरलम होगा, ये मलयालम भाषा में। और ये जो है सर्वसम्मति का भी 24 जून 2024 को ही, ये याद रखिएगा। और ये प्रस्ताव जो है वो पेश किसने किया, तो पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के, इन्होंने पेश किया। और इन्होंने बताया कि केरल का नाम जो है वो केरलम किया जाए। और केरलम का किसका भाषा है, तो केरलम जो है वो मलयालम भाषा में केरलम बोला जाता है केरल को, ये याद रखिएगा। आगे बात करें, इसका कोई नियम है, मतलब संविधान में कोई उल्लेख है या नहीं है, मतलब राज्य का नाम बदलने का, तो वो भी जान लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का जो नाम बदला जाएगा तो वे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास होता है अधिकार की, ये बदल सकती है। आगे बात करें, सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के किस कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए आवंटन किया है, तो ये किसके तहत किया है, तो साइट कार्यक्रम के तहत किया है। कब किया है, तो 25 जून 2024 को किया है। फिर आगे बात करें, देश भर में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने की
योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? तो कौन से मंत्रालय द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया? तो 25 जून 2024 को किया गया। ये याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पूछ लिया जाए किसके द्वारा किया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है किसके द्वारा किया गया है। फिर आगे बात करते हैं। फिर आगे दिया है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विकसित मैनुअल का उद्देश्य यहाँ पे बताना है। तो तंबाकू मुक्त मतलब उद्देश्य है इसका, तंबाकू मुक्त उद्देश्य है। और शैक्षणिक संस्थानों के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुपालन में स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये याद रखिए, कुल मिला के जो कार्यक्रम चलाया जाएगा मतलब तंबाकू मुक्त इसका उद्देश्य, ये याद रखना है। फिर आगे बात करें तो अगला जो दिया है, किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण और क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि की घोषणा की? तो किस राज्य ने की? तो ये हरियाणा है। कब की है? तो 25 जून 2024 को की है, ये याद रखिए। आगे बात करते हैं। और राज्य सरकार ने नौकरियों में कितना प्रतिशत जो आरक्षण देने की बात की? तो ये 27% आरक्षण देने की बात की हरियाणा ने, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की? तो ये 8 लाख करने की घोषणा की, ये याद रखिएगा। फिर आगे दिया पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जो आयोजित किया गया वो कोची में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 26-28 जून 2024 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो इस कार्यक्रम का जो विषय था डेयरी उद्योग में किसान केंद्रित नवाचार, ये इसका विषय था। विषय जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो विषय याद रखिएगा और कहाँ आयोजन किया जाता है और कब आयोजन किया जाता है, ये पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं इसी में। तो आगे जो दिया है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा किया गया। मतलब ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा किया गया, विभाग के द्वारा ये जो है आयोजन किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया? ये महत्वपूर्ण बन जाता है, कोची में किया गया। फिर आगे बात करें तो आगे जो दिया है चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिक हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। कब हुआ? तो 27 जून 2024 को हुआ। फिर आगे बात करें इस संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया गया, ये भी याद रखिए। फिर आगे दिया वर्ष 1950 में यहाँ किस प्रतिष्ठित सेवा का अस्थायी ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था? तो भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा के जो स्कूल खोला गया था। फिर आगे बात करें चैडविक हाउस को संग्रहालय के रूप में स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रसार भारती मतलब ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया था। मतलब ये समझौता इसके द्वारा किया गया था। फिर आगे बात करें 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ बैठक के लिए कौन यहाँ ठहरा था? तो ये जो ठहरे थे वो महात्मा गांधी ठहरे, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है ये। आगे बात करें, आगे दिया है चाइल्ड राइट्स एंड यू नामक गैर सरकारी संगठन ने छात्रों को जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये अभियान जो शुरू किया पूरी पढ़ाई देश की भलाई, ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण बन जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कौन से संगठन द्वारा। फिर अगर आगे बात करें तो ये क्या है चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो ये जो है भारतीय गैर सरकारी संगठन है, भारतीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के अधिकारों की वकालत करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो आगे दिया जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सहायता करने वालों पर किसके तहत मुकदमा चलाने की वकालत की? तो ये जो है शत्रु एजेंट अध्यादेश 2005 के तहत, ये याद रखिएगा। फिर आप बात करें इस अधिनियम में किस प्रकार के दंडों का प्रावधान है? तो ये है आजीवन कारावास मृत्युदंड, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये जो है किसने की है? तो जो वहां के निदेशक हैं, पुलिस निदेशक जम्मू कश्मीर के, उन्होंने की है। आगे बात करें तो आगे जो दिया है, आगे दिया है पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत का
दौरा करने वाली पहली विदेशी नेता कौन है? तो ये जो है वो शेख हसीना है। शेख हसीना है, पीएम बांग्लादेश की हैं, ये भी याद रखिए। इन्होंने सबसे पहले यहाँ ये प्रश्न 100 में 100% पूछा है। जब मोदी जी ने शपथ ली है 9 जून 2024 को, उसके बाद जो है विदेशी जो यात्रा करने वाली है वो शेख हसीना है। और ये कहाँ की पीएम है? तो बांग्लादेश की पीएम है। अब बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? वहाँ पे छात्रों ने आरक्षण कुछ ऐसा उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसलिए शेख हसीना जो है वो भारत आ गई हैं। और भारत में कहाँ पे आए? तो हिंडन जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गाजियाबाद में, वहाँ पे उन्होंने आई हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया 5 अगस्त 2024 को, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें तो आगे जो दिया है, आगे दिया ट्रायल कोर्ट द्वारा किस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी गई? तो ये किसके द्वारा दी गई? तो उत्पाद शुल्क नीति घोटाला, ये भी याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा। और कब दी गई? तो 24 जून 2024 को दी गई, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, इस आदेश को जो है वो एक दिन के बाद किसने रोक दिया? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक दिया। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि किसके द्वारा रोका गया। फिर आगे बात करें, किस राज्य ने परीक्षा पेपर के लीक को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश ने दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आपकी काफी परीक्षाएं जो है उत्तर प्रदेश में लीक हो चुकी हैं, इसलिए जो है अध्यादेश जारी किया है, मंजूरी दी है। जो विधेयक है उत्तर प्रदेश का वो है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, उसके तहत जो है मंजूरी दी। और अगर इस अध्यादेश में अगर पूछ ले जाए कि क्या मतलब प्रावधान क्या है, तो आजीवन कारावास है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। मतलब कि अगर कोई छात्र अगर पकड़ा गया नकल करते हुए, तो उसको अगले 1 साल तक कोई भी परीक्षा में बैठने का जो है अनुमति नहीं दिया जाए। अगर कोई संस्था है या कोई गैंग ने अगर ऐसा नकल कराते हुए पकड़ी गई, तो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और साथ में आजीवन सजा दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का अध्यादेश है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो आगे दिया है, नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया राजगिरी मतलब बिहार में किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी है, नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस, ये नाम याद रखिए। और कहाँ पे किया गया? तो राजगिरी बिहार में किया गया। कब? तो 19 जून 2024 को किया गया। फिर आगे बात करें, भारत के किस विश्वविद्यालय में इस परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। तो याद रखिए ये नालंदा विश्वविद्यालय में ही है कैंपस, भी याद रखिए। फिर आगे बात करें, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो ये जो बनाया गया वो भर्तृहरि मेहताब मतलब भाजपा के हैं, ये भी याद रखिए। इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो द्रौपदी मुर्मू, ये राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर का पद जो होता है अस्थायी होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका प्रावधान जो है 95 के तहत किया गया। फिर आगे बात करें इसी में, तो इसका क्या काम है? इसका जो काम है निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, इसका काम है, ये भी याद रखिएगा। इसकी जिम्मेदारी कब समाप्त हो जाती है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है नए स्पीकर मतलब जो चयन होता है उसके बाद इसकी जिम्मेदारी जो है वो समाप्त हो जाती है। मतलब अब जो है लोकसभा की जो 18वीं लोकसभा बनी है उसके जो स्पीकर हैं फिर से ओम बिरला हैं, और उसके बाद इनका जो है वो काम खत्म हो गया है। अगर 18वीं लोकसभा के बारे में बात करें तो 18वीं लोकसभा से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा। अगर पूछ ले जाए इसका चुनाव कब से कब तक हुआ, तो चुनाव जो हुआ वो 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चला। फिर अगर बात करें कितने चरणों में चुनाव हुआ, तो 7 चरणों में चुनाव होता है। 7 चरणों के चुनाव के बाद मतगणना कब हुई? तो मतगणना जो हुई वो 4 जून को हुई। मतगणना कब हुई? तो 4 जून को हुई। फिर अगर उसके बाद पूछ लिया जाए तो इसमें भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 240 सीटें, मतलब बहुमत में आने के लिए 272 सीटें होनी चाहिए। तो भाजपा बहुमत में नहीं थी, इसलिए उसने एनडीए से गठबंधन कर लिया। जब एनडीए से गठबंधन कर लिया तो जो है उसके बाद बहुमत में जो आई एनडीए वो 292 सीटों से बहुमत में आई। फिर उसके बाद जो है 9 जून को मोदी जी के साथ जो है मंत्रिपरिषद गठित की गई। उसमें जो है मोदी जी के साथ 71 लोगों ने और शपथ ली, मतलब कुल मिला के 72 लोगों ने शपथ ली, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें ये है कि महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो कितनी सीटें हैं, कितने सांसद बने, तो 543 सांसद बने, उनका 15% जो है वो हिस्सा जो है वो सांसद बनता है। मतलब 543 सीटों का 15% जो है वो मंत्रिपरिषद में सदस्य बनते हैं, ये भी याद रखिए। उसके बाद अगर पूछ ले जाए
कि जो है कितनी महिलाएं जो हैं वो सांसद बनी, तो 73 महिलाएं जो हैं वो सांसद बनी। पिछली बार जो थी वो 78 बनी थी, मतलब 2019 में। इस बार 2024 में 73 महिलाएं ही सांसद बनी हैं। फिर अगर उसके बाद भी अगर बात करें जो है सबसे कम उम्र के जो है सांसद बनने वाले को कौशाम्बी जिले के हैं, उत्तर प्रदेश के ही पुष्पेंद्र सरोज, वो सबसे कम जो है उम्र के बनने वाले सांसद हैं। और वो कौन सी पार्टी से थे? तो समाजवादी पार्टी से थे। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, वहाँ उनका पर जो है वो पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है नोटा पे सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पे पड़ा है, तो नोटा पे सबसे ज़्यादा एमपी में पड़ा है। और किस क्षेत्र में पड़ा है? तो इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा पे पड़ा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो मंत्रिपरिषद में जो है वो 30 जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 36 जो है वो राज्य मंत्री बनाए गए और 5 जो है वो स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। अगर पूछ रहे हैं महिलाएं कितनी बनाएंगे, तो 11 महिलाएं जो हैं वो बनाई गई हैं क्या? मंत्री। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में देख लेते हैं कौन सी है घटना पहली। तो यहाँ पे जो पहली घटना दी है, यहाँ पे दिया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना। यहाँ पे बताना है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें जो 100 नंबर पे जो देश शामिल हुआ वो कौन सा देश है? तो ये जो है वो पैरागुआ है। और ये कब शामिल हुआ है? तो 26 जून 2024 को शामिल हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई, तो नवंबर 2015 में की गई। और इस गठबंधन की जो है स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना 2 देशों ने की। कौन कौन से? तो भारत और फ्रांस ने की, ये भी याद रखिएगा। आगे चर्चा करते हैं, आइए आगे जान लेते हैं। अगर इस गठबंधन का मुख्यालय बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करें विश्व के सर्वाधिक युवा ग्रेजुएट कौन बने हैं, तो ये कौन है? तो है सुवोर्न इसाक है। और ये क्या कितनी उम्र है इनकी? 12 वर्ष की उम्र है। और ये जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से ली है इन्होंने? तो मालबर्न हाई स्कूल यूएसए से ली है, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा। प्रश्न आगे दिया है पंजाब के किस शासक की प्रतिमा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ये किसकी प्रतिमा है? तो महाराजा रणजीत सिंह की है, ये भी याद रखिएगा। कब घोषणा की गई? तो ये घोषणा जो है 25 जून 2024 को की गई। फिर अगर आगे बात करें, इसके पूर्व जो रणजीत सिंह थे इनकी प्रतिमा पाकिस्तान में ही स्थापित की गई थी, शाही किला लाहौर में स्थापित की गई थी। अब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जो स्थापित की जाएगी गुरुद्वारा में स्थापित की जाएगी। कौन सा गुरुद्वारा है? तो श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का नाम है, यहाँ पे स्थापित की जाएगी। तो आगे जो दिया है किस देश ने पाकिस्तान के आम चुनावों की जांच के लिए सदन में द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया। तो ये किसने पारित किया? तो ये जो है अमेरिका है। कब पारित किया? तो 27 जून 2024 को पारित किया। फिर अगर आगे बात करें तो आगे दिया है किस देश में भारतीय लोक जनजातीय कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया, ये भी याद रखिए दुबई में किया गया। कब किया गया? तो 27 जून 2024 को किया गया। फिर ये प्रदर्शनी जो हुई है वो किस नाम से हुई है? तो हुनर के नाम से प्रदर्शनी का जो प्रदर्शनी हुई है आयोजन किया गया वो हुनर के नाम से आयोजन किया गया। और ये प्रदर्शनी में कौन कौन सी जो है राज्य शामिल थे, कौन कौन सी शैलियां थी, कौन कौन से राज्य की? तो उत्तराखंड की एपण कला थी और बिहार की मधुबनी थी। और कहाँ महाराष्ट्र की क्या थी? तो वर्ली कला थी। ये जो है वो राज्य शामिल थे और इनकी ये कलाएं हैं, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो वित्तीय कार्यबल मतलब FATF द्वारा भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारत को रेगुलर फॉलोअप की श्रेणी में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 28 जून 2024 को किया गया, मतलब 26 से 28 जून 2024 के बीच किया गया। आयोजन पूछा जा सकता है कि FATF का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये आयोजन सिंगापुर में किया गया। और भारत को किस श्रेणी में रखा गया, ये श्रेणी भी याद रखिएगा। फिर आगे जानते हैं कि जो है इनमें कितनी श्रेणियां बांटी गई हैं, तो 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो 4 श्रेणी कौन कौन सी है? तो नियमित अनुवर्ती है, उन्नत अनुवर्ती है, ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। तो यहाँ पे 4 श्रेणियों में FATF जो है इसने 4 श्रेणियों में बांटा। जिसको भारत को क्या मिली है? तो सबसे अच्छी श्रेणी मिली है, नियमित अनुवर्ती श्रेणी मिली है, ये याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें
तो आगे दिया है भारत के साथ कितने देशों को सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, कितने देशों को भारत के साथ सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया। तो सर्वोच्च श्रेणी में कितने देशों को रखा गया है, तो 24 देशों को रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें कि इस श्रेणी के अलावा भारत के अलावा अन्य G20 के देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है रूस है, फ्रांस है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, तो इनको भी अच्छी श्रेणी में रखा गया है। फिर अगर आगे बात करें भारत किस वर्ष FATF का सदस्य बना, तो भारत जो बना है 2010 में बना है। तो यहाँ से 100 में 100% जरूर पूछा जाएगा कि आप पूछ लिया जाएगा भारत को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है, या पूछ लिया जाएगा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, या पूछ लिया जाएगा कि भारत के साथ कितनी सर्वोच्च जो श्रेणी प्राप्त की है कितने देशों ने, तो 24 देशों ने प्राप्त की। तो यहाँ से 100 में 100% 1% जरूर ही पूछा जाएगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें तो आगे जो दिया है FATF द्वारा ग्रे सूची से किस देश को हटा दिया गया, तो ये किसको हटाया गया, तो 28 जून 2024 को ये किसको हटाया गया, तो तुर्की को हटाया गया, ये भी याद रखिए। इस निर्णय से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्थिक रूप से मजबूत होगी। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो 100 में 100% कंपलसरी है आने परीक्षा में। अगर तुर्की की मुद्रा पूछे तो तुर्की की जो मुद्रा है लीरा है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें भारत बांग्लादेश के किन स्थानों के बीच बस सेवा शुरू करने की घोषणा की, तो किन के बीच की, तो चटगांव कोलकाता के बीच की, ये भी याद रखिए। चटगांव और कोलकाता के बीच कब की, तो जून 2024 में की, ये भी याद रखिए। और दोनों देशों ने जो है भविष्य में विजन मतलब डॉक्यूमेंट पे सहमति कौन सी ली है, तो विकसित भारत 2047, ये भारत का मिशन है विकसित भारत। और इसने क्या कहा है, जो बांग्लादेश है तो स्मार्ट बांग्लादेश 2041 मिशन रखा है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं, कौन कौन सी जो है विजन डॉक्यूमेंट पे कौन सी सहमति हुई है, तो भारत को विकसित भारत 2047, और अगर बांग्लादेश का पूछे तो स्मार्ट बांग्लादेश 2041। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो बांग्लादेश की PM है वो कौन है, तो शेख हसीना है, ये भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बन जाता है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो जब मोदी जी ने शपथ ली थी उस समय भारत की पहली महिला जो थी वो यात्रा करने वाली बन गई थी, मतलब तीसरी बार की जो शपथ ली उससे बाद इन्हीं ने ही जो है यहाँ पे भारत में यात्रा की है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण बन जाएगा। फिर आगे बात करें स्विस बैंकों में भारतीयों का धन कितना प्रतिशत घटकर 4 साल के लिए निचले स्तर पर पहुंचा, तो ये कब पहुंचा, तो 20 जून 2024 को ये रिपोर्ट में बताया कि 70% जो है वो 4 सालों में नीचे पहुंच गया है, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें गिरावट के बाद स्विस बैंकों में भारतीयों का धन किस स्तर पर पहुंचा, तो ये किस स्तर पर पहुंचा, तो 1.04 मिलियन स्विस बैंक फ्रेंच, मतलब यहाँ पे अगर इंडियन रुपी में देखें तो इंडियन रुपी में होता है 9,741 करोड़ रुपए, ये याद रखिएगा। इतना जो है वो माइनस में पहुंच गया है। आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है किस संस्था ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग टैंकर रिपोर्ट 2024 जारी की, तो ये किसने जारी की, तो विश्व बैंक ने जारी की। कब जारी की, जून 2024 में जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग वर्ष 2023 कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है, तो 7% अधिक है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, कितने प्रतिशत अधिक है 2022 की तुलना में 2023 में। तो ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। करंट से प्रश्न पूछता है तो करंट से अगर 10 प्रश्न पूछे तो 5 जो होंगे वो करंट से रिलेटेड ही प्रश्न स्टैटिक में ही पूछे जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, तो आगे जो दिया है ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग के प्रमुख जिम्मेदार 9 देश, तो कौन कौन से 9 देश हैं तो जान लेते हैं। तो पहला तो रूस है, फिर कौन है, तो ईरान है, फिर इराक है, फिर USA है, फिर वेनेजुला है, फिर अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है और मेक्सिको है। तो ये जो देश हैं वो जिम्मेदार हैं। फिर आगे बात करें किसने क्लाउड 3.5 सोनेट नाम से अपना नवीनतम AI मॉडल लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, तो एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो दिया है क्रीमिया में मिसाइल हमले को लेकर किस देश के
विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। तो ये किसने किया? तो ये जो है वो रूस ने किया। कब किया? तो 23 जून 2024 को किया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे दिया है महिला राजनीतिक नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र महिला के वैश्विक आंकड़े 2024 के अनुसार कितने देशों में अभी भी कोई महिला सरकार में प्रमुख पद पर कार्यरत नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला वैश्विक एक आंकड़ा मतलब जारी किया है, उसमें अभी तक कितने देशों में ये पूछा गया है कि कितने देशों में अभी भी महिला जो है वो किसी पद पर प्रमुख पद पर नहीं है। तो ये 113 देश हैं जिसमें महिलाएं जो हैं किसी प्रमुख पद पर नहीं है। फिर अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने देशों का नेतृत्व महिलाएं मतलब जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। तो ये 26 देश ऐसे हैं कि जो नेतृत्व जो देश का है वो महिलाएं कर रही हैं। तो 26 देश हैं। दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अभी ऐसे कितने देश हैं जो जिसमें महिलाएं जो है वो किसी पद पर नहीं है। तो 113 देश है, मतलब कोई प्रमुख पद मतलब ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे पद पर नहीं है। अगर पूछ लिया जाए जो कितने ऐसे देश हैं जिसमें जो है वो नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, तो कितने देश हैं? तो 26 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं इसी में। तो आगे रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत मंत्री पद पर महिलाओं के पास है। तो मतलब मंत्री पद जो है कितने प्रतिशत जो है महिलाओं के पास है। तो 23% जो है वो महिलाओं के पास है मंत्री पद, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें 1 जनवरी 2024 तक कितने देशों में कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की संख्या 1/3 से भी कम है, मतलब 1/3 से भी कम है। तो कितने देश हैं? तो 141 देशों में 1/3 से भी महिलाओं की जो है संख्या है वो कम है। किसमें? तो कैबिनेट मंत्रियों में, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें कितने देशों में मंत्रिमंडल में किसी भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कितने देशों में ऐसे देश है जिसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है महिलाओं का। तो ये जो है वो 7 देश हैं, ये भी याद रखिएगा, 7 देश हैं। हालांकि इस बार जो 18वीं लोकसभा हुई है भारत में तो 11 महिलाएं जो हैं वो क्या हैं? तो 11 महिलाएं जो हैं वो मंत्री बनाई गई और 73 महिलाएं जो है वो सांसद बनी है। तो अपने भारत में जो है कुछ जो 33% जो आरक्षण जो अधिनियम पारित किया गया था उसमें जो महिलाओं ने इस बार भाग काफी लिया है। आगे बात करते हैं। फिर अगर आगे बात करें किस देश में लिथियम बैटरी विनिर्माण कारखाने में आग लगने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो ये कौन सा देश है? तो दक्षिण कोरिया है। कब हुई है? तो ये जो हुई है वो 24 जून 2024 को हुई है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करें किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल लोअर कल नई जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया। तो किस देश ने किया? तो पाकिस्तानी, ये भी याद रखिए। कब किया? तो 23 जून 2024 को किया, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें किस जल संधि के तहत ये दोनों जल विद्युत परियोजनाओं आती हैं। तो किस जो है किस जल संधि के? तो सिंधु जल संधि, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो आगे जो दिया है इस दौरान ये प्रतिनिधि मंडल जो है वो किन अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी। तो ये जो है किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगी। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं। आगे जो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। तो किसको किया? तो केन्या क्यों किया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो केन्या को इससे क्या लाभ हुआ। तो इसको मतलब जो गैर नाटो में शामिल किया है, मतलब शामिल करने की घोषणा की है, तो इससे जो है वो सैन्य और आर्थिक जो है वो केन्या को लाभ मिलेगा। फिर अगर बात करें केन्या अफ्रीकी देशों में एक दर्जा पाने वाला कौन सा देश है। तो ये जो चौथा देश बन गया है, ये भी याद रखिए। इससे पहले जो है वो 3 देश और थे, तो मिस्र और मेक्सिको और कौन था? ट्यूनेशिया। तो ये इससे पहले ये 3 देश थे और चौथा जो बन गया है वो कौन सा बन गया? तो केन्या, ये भी अफ्रीका का है, गैर नाटो में शामिल होने का, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें यूएसए ने जो गैर नाटो है संगठन उसमें कितने देशों को दर्जा दे चुका है। तो 18 देशों को दर्जा दे चुका है। अगर नाटो की बात करें तो नाटो में अब 32 देश हो चुके हैं और 32वां जो देश बना है वो स्वीडन बना है। अगर आप नाटो के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि नाटो से भी प्रश्न पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं
आगे बात करें, विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे को किस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अब रिहा कर दिया गया है? तो ये जो है अमेरिकी रक्षा विभाग से संबंधित गुप्त दस्तावेज हासिल करने, उनका खुलासा करने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था। अब इनको क्या कर दिया गया है? रिहा कर दिया गया है। कब? 26 जून 2024 को। ये भी याद रखिएगा। जुलियन असांजे जो है वो क्या है, किस देश के कैदी, किस देश में मतलब कैदी थे? तो यूके के थे। अगर पूछे जाए नागरिक किस देश के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। ये भी याद रखिएगा। विकिलीक्स जासूसी मामले किस वर्ष था? ये जो मामला था वो 2010 में था और इनको फिर से रिहा कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको 2000 टन गैर बासमती चावल निर्यात करने की अनुमति दी? तो किसको दी? मालावी, जिम्बाब्वे को दी। कब दी? तो 20 जून 2024 को अनुमति दी। ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, कोल इंडिया किसके साथ मिलकर लिथियम ब्लॉक की खोज करेगी? तो ये जो है वो अमेरिकी कंपनी के साथ करेगी। ये भी याद रखिए। कब ये बताया? तो 18 जून 2024 को बताया। और ये खोज कहाँ करेगी? तो ये खोज जो है वो अर्जेंटीना में करेगी। तो यहाँ से कोल इंडिया है और कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो उसको महारत्न का दर्जा मिल चुका है। ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 3 से 14 जून 2024 के बीच किया गया। ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने देश जो हैं वो सदस्य हैं? तो 187 देश जो हैं वो सदस्य हैं। ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून 2024 पर किसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई? तो किसको की गई? तो हंसा मेहता जी को की गई। ये भी याद रखिएगा। हंसा मेहता कौन थी? तो ये जो है थी वो शिक्षिका थी, समाज सुधारक थी और लेखिका भी थी और राजनायिक भी थी। आगे बात कर लेते हैं इन्हीं की। तो आगे जो दिया है, हंसा मेहता द्वारा जो है लैंगिक समावेशी भाषा को शामिल करने के लिए किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किसके अनुसार आधी वयस्क भारतीय आबादी पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों के संबंध में WHO के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती? तो ये है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका। ये भी याद रखिएगा। ये जो पत्रिका है इसका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर अगर बात करें 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वयस्क व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए कितनी जो है शारीरिक गतिविधियों को जरूरी बताया गया था? तो ये सप्ताह में 150 मिनट की मध्यम गति और जो है 75 मिनट की तीव्र गति बताई गई थी। ये भी याद रखिएगा। कब बताई गई थी? 2020 में बताई गई थी। ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताई गई थी। आगे बात करें इसी में, लैंसेट के अध्ययन रिपोर्ट के में कितने वयस्क भारतीय महिलाएं पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों को पूरा नहीं करती? तो कितनी प्रतिशत है? तो 57% जो है वो गतिविधियों को जो है वो पूरा नहीं करती। मतलब जितनी गतिविधियां बताई गई थी जो किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वो पूरा नहीं करती हैं। भारतीय महिलाएं जो हैं वो 57% है। फिर अगर आगे बात करें, कितने वयस्क भारतीय पुरुषों पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं करते? तो कितने पुरुष हैं? तो कितनी पुरुष हैं? जो 42% पुरुष हैं और 57% जो है वो महिलाएं हैं जो गतिविधियों को पूरा नहीं करती हैं। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे जो दिया है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में यूक्रेन से संबंधित कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो किसके विरुद्ध जारी किया? तो रूस के सेना प्रमुख के विरुद्ध। और ये कब जारी किया? तो 25 जून 2024 को जारी किया। ये भी याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्न। फिर आगे बात करें तो आगे जो दिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? याद अग घाली हैं, इनके विरुद्ध जो है वो वारंट इशू किया। किसने? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है ICC उसने जारी किया। और ये जो है वो किस समूह का नेता है? जो है तो ये जो है अंसार दीन इस्लामिक समूह का नेता है। ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो ये जो है आतंकी किस देश से संबंधित है? जो है माली देश से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। इसलिए इसको गिरफ्तारी वारंट इशू किया किसने? तो ICC ने।
आगे बात कर लेते हैं। फिर अगर आगे बात करें, किस देश के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन में पंचशील सिद्धांतों को रेखांकित किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो चीनी राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिए। शी जिनपिंग, ये इनका नाम है, ये भी याद रखिए। चीनी राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिए। कब जो है वो रेखांकित किया? तो 29 जून 2024 को, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता था वो कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा स्टैटिक में। और किसने अभी जो रेखांकित किया है? तो वो चीनी राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, किस देश में अपने यहाँ कैप्साइसिन युक्त मिर्च वाले नूडल्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने लगा दिया? तो डेनमार्क ने लगा दिया। कब? जून 2024 में। फिर आगे बात करें, कैप्साइसिन किस में पाया जाने वाला तीखा रसायन है? तो ये मिर्च में पाया जाता है। इस पे किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो डेनमार्क ने लगा दिया। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसने जारी किया? तो ये जो जारी किया है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। 19 जून 2024 को जारी किया गया, ये याद रखिएगा। और इसमें इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे? तो 120 देश शामिल थे, ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को देख लेते हैं कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी रैंक प्राप्त हुई? तो 63 रैंक प्राप्त हुई भारत को। अगर पूछ लिया जाए इस रैंकिंग में जो शीर्ष कौन से देश रहे हैं, तो सबसे शीर्ष रहा है फर्स्ट नंबर पे स्वीडन रहा है। और डेनमार्क जो है वो कितने नंबर पे रहा है? 2 नंबर पे रहा है। फिनलैंड जो है वो 3 नंबर पे रहा है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना, इसका शीर्षक था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका शीर्षक क्या है? तो प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 इसका शीर्षक था इस रिपोर्ट का। और भारत को क्या रैंकिंग प्राप्त हुई? फर्स्ट नंबर पे कौन से देश रहा है? तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं इस रिपोर्ट में। भारत की क्या रैंकिंग है, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, और इसका शीर्षक क्या रहा है, और कौन सी संस्था जो है वो जारी करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।